So hello all of you. I hope you people are doing good. Now, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं मानता हूँ, ठीक है. Now today I am here with you to discuss about the CA final November 2020 exam strategy. Okay. Strategy, you can say strategy, but just to give the guidance how to proceed with it. See, if we look to it, so May month में एग्जाम था, मई का जून हुआ, जून का जुलाई हुआ. ओके, अब जिनका एग्जाम मई में था उनका एग्जाम पोस्टपोन्ड होकर जुलाई, और जुलाई से अभी डायरेक्टली द अटेम्प्ट इज इन नवंबर. ठीक है, तो अभी नवंबर के अंदर अटेम्प्ट करने वाली दो कैटेगरी है. एक सीधा जो मई से लेके नवंबर के अंदर जाने वाले लोग हैं, और दूसरा नवंबर अटेम्प्ट जिनका स्पेसिफिक नवंबर अटेम्प्ट. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या नवंबर का अटेम्प्ट टफ होगा? क्या नवंबर का पेपर इजी होगा या पेपर डिफिकल्ट आएगा? सी, वी डू नॉट नो अबाउट इट, बट वी नो ओनली वन थिंग, दैट इज अपना प्रिपरेशन कैसा होगा, और या तो अपना प्रिपरेशन कैसा चाहिए. इसमें वन थिंग वी मस्ट श्योर अबाउट इट इज कि अपना प्रिपरेशन एकदम जोरदार होना चाहिए. अपना प्रिपरेशन जितना अच्छा रहेगा उतना अपने लिए पेपर अच्छा जाएगा. ठीक है, सो द थिंग इज, अगर मैं नवंबर अटेम्प्ट की बात करता हूँ तो नवंबर अटेम्प्ट के लिए अपने पास अभी जुलाई अभी स्टार्ट हुआ है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड द नेक्स्ट मंथ इज अक्टूबर. ठीक है, तो जुलाई मंथ है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, टोटल 4 महीने अपने पास है. सो अगर अभी भी स्टार्ट करें, अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पूरा 4 महीना अगर हमने दे दिया ना अपना, तो अपने प्रिपरेशन बहुत जोरदार जा सकती है. ठीक है, और अपने को पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे होगा क्वेश्चन ये कि प्रिपरेशन कैसे करनी है. सो सी, आई हैव अ प्लान ऑफ 108 days. 108 days. And I believe that if you are a CA final student, then we must revise at least 3 times per subject. Per subject is to be revised 3 times. अब ये 3 टाइम रिवीजन कैसे होगा? So see, as we know कि CA final is divided into 2 groups, Group 1 and Group 2. Okay. The first subject FR, second is SFM, third is law, fourth one is audit. Okay, the next group is costing. Okay, next is paper number 6, that is all different kind of papers. One is international tax, then risk management, जो जिसने जिस हिसाब से लिया होगा वो. Then next one is DT, another one is IDT. So what we can do is, ये ग्रुप को फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करने का, Let's say for example, you divide the group as FR plus audit and SFM plus law. And here you can prepare the group like this: costing plus IDT, and the next group is DT plus paper 6. Okay. अब अगर आप बोथ ग्रुप स्टूडेंट हो, इफ यू आर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, ओके, दोनों ग्रुप के लिए अगर आप अपियर कर रहे हो तो यू कैन प्रिपेयर द ग्रुप्स लाइक दिस. और एल्स इधर ग्रुप का प्रिपरेशन 2 ग्रुप वाले ऐसे भी कर सकते हैं. अगर मान लो आपने पेपर 6 के अंदर, सी मैंने ग्रुप पर्पसली ऐसे क्यों रखा हुआ है, बिकॉज FR एंड ऑडिट, सी ऑडिट के अंदर कभी कभी FR के क्वेश्चंस भी कुछ पूछे जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और द इंडेक्स. ओके, तो इसलिए वो दोनों सब्जेक्ट साथ में रखा हुआ है. ठीक है, एंड लॉ एंड SFM. ठीक है, थियरी एंड प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बना के चले तो अपने स्टडी बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है. सी, ऑन अ डेली बेसिस आई कैन से CA फाइनल स्टूडेंट को डेली बेसिस पे 15 आवर्स की स्टडी तो मिनिमम होनी चाहिए. एटलीस्ट यू शुड स्टडी फॉर 15 आवर्स अ डे. 15 घंटे की स्टडी होनी चाहिए. अब 15 घंटे में से अगर आप 8 घंटा भी प्रैक्टिकल करते हो और 7 घंटा थियरी करते हो, इनफ है यार, इनफ है.
ठीक है। दूसरी चीज सी, अगर कोई सब्जेक्ट है जैसे फॉर एग्जांपल एफआर है या तो डीटी ले लो, ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट सब्जेक्ट जिधर से भी आपने पढ़ा है यार, उसको खत्म करने में 200 घंटे लगते हैं प्रोफेसर को, बट आप जब पढ़ने बैठोगे तो थोड़ी 200 घंटे लगेंगे यार। उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो फटाफट हो भी जाते हैं, ठीक है। और इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो अपने फेवरेट सब्जेक्ट भी रहते हैं। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर पासिंग? पासिंग पर्पस के लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऐसे तैयार करो, दोनों ग्रुप में से, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दोनों सब्जेक्ट में से, दोनों ग्रुप में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऐसे तैयार करो कि वो दोनों सब्जेक्ट के अंदर यू गेट एग्जामिशन, मतलब मोर देन 60, नॉट एग्जामिशन, ठीक है। एग्जामिशन इसको बोला जाता है जिसको फेल होना रहता है ना, उसके लिए एग्जामिशन वर्ड रहता है। बट मोर देन 60 मार्क्स अगर लाते हो, और फिर दूसरे जो 2 सब्जेक्ट बचे हुए ग्रुप के अंदर, उसमें ठीक है आपका एवरेज 50 या 55 भी आ गया, या तो 45 वगैरह भी आ गया ना बेटा, तो भी क्लियर हो जाता है एग्जाम। ओके, नाउ सी, रैंक वाला बंदा कोई अलग से वो थप्पा लेके नहीं आया रहता है भगवान के पास से कि तुझे रैंक आएगा ऐसा करके, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन और अपने प्रिपरेशन में थोड़ा डिफरेंस रहता है, उसके लिए उस बंदे को रैंक आता है, ठीक है। बट क्लियर तो सबको करना ही है, ठीक है। सो वी कैन प्रिपेयर द ग्रुप लाइक दिस। और अगर किसी ने अगर लॉ वाला सब्जेक्ट पेपर 6 के लिए लिया हुआ है तो लॉ एंड वो सब्जेक्ट को कंबाइन कर दे, ठीक है, तो अपना आधा सिलेबस उधर हो जाता है। डीटी एंड पेपर 6 को कंबाइन क्यों किया? मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो डीटी और इंटरनेशनल टैक्स के पेपर को अपना पेपर नंबर 6 के तरफ ऑप्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो पेपर को वहां पे रखा हो, ठीक है। तो यू कैन प्रिपेयर द ग्रुप लाइक दिस, एसएफएम प्लस लॉ एंड कॉस्टिंग प्लस आईडीटी। ओके, तो थियरी एंड प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है, सो दैट एकदम अच्छे से चला जाए, ठीक है, एकदम अच्छे से अपन पढ़ाई कर सके। नाउ व्हाट इज द प्लान ऑफ दैट 108 डेज, और वो प्लान जाएगा कैसे? तो सी this is the plan of 108 days. It will start from 16 July और ये एंड हो रहा है 31st of October को, ठीक है। अब एक चीज कंफर्म है कि एग्जाम तो पोस्टपोन्ड है, जैसे एफएक्यू के अंदर पहले आया हुआ था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम होगा। अब पता नहीं है कब एग्जाम होने वाला है। मैंने इसको 31 अक्टूबर को मैंने इसको प्लान को खत्म किया हुआ है। क्यों? क्योंकि 3 बार रिवीजन करने के बाद अगर मान लो इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है कि भाई दिसंबर में एग्जाम है या कभी भी नवंबर के अंदर भी थोड़ा डिले अगर एग्जामिनेशन में भी होता है, ओके, होगा ही, वो तो गारंटी है, बट कितना होगा वो पता नहीं है। तो नवंबर के अंदर जो कुछ भी हम लोग करेंगे वो सब कुछ अपने लिए सरप्लस रहेगा, ठीक है। नाउ इफ यू विल सी एफआरएन ऑडिट यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेज, ओके। मतलब ये चारों ग्रुप के अंदर 14 into 4, 4 ग्रुप हमने बनाए हुए, 14 डेज पर ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इधर आपका फर्स्ट टाइम रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मतलब 9th of September तक आपने पूरा प्रिपरेशन कर लिया। फिर उसके बाद एफआर ऑडिट देखो वापस से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 डेज का वापस है, तो 4 into 7 डेज पर ग्रुप, 7 डेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा, मतलब ये जो है यहाँ पे आपका सेकेंड टाइम रिवीजन खत्म हो गया रहेगा, एंड यहाँ से आपका थर्ड रिवीजन स्टार्ट होगा, और ये थर्ड रिवीजन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दैट इज 8th of October से आपका थर्ड रिवीजन स्टार्ट होगा एंड इट विल बी एंड बाय 31st of October, ओके। पर सब्जेक्ट अगर आप देखोगे पर सब्जेक्ट सी पूरा 108 डेज है, ओके। 108 डेज अगर आप एक दिन भी 15 घंटा स्टडी करने बैठते हो, ठीक है, पर डे इफ यू स्टडी 15 hours एंड 100 डेज अगर पूरा आप स्टडी करते हो, कम से कम मैं बोलता हूँ ना 1600 घंटे यहाँ पे हो जाते, ठीक है। एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन फिगर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बट 1600 घंटे जितना तो हो ही जाएगा, ठीक है। 1600, इसमें तो ना सीए फाइनल का पूरा सिलेबस खत्म कर देते लोग, ठीक है। अपने तो 3 बार रिवीजन करना है। अब रिवीजन के लिए, अब ये तो हुआ जो बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी वाले, अगर सिंगल ग्रुप वाले तो सिंगल ग्रुप वाले कैसे जा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक ग्रुप ऐसा है, मतलब आप ग्रुप 1 के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग तो एफआर प्लस लॉ और एफआर प्लस मान लो ऑडिट है, ठीक है, एफआर प्लस ऑडिट एंड एसएफएम प्लस लॉ है, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप आपका तैयार हो गया। अब आपके पास ये 108 डेज, अब 108 डेज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा इसको? इट विल बी डिवाइडेड बाय दिस
108 डेज अगर हमारे पास है, ये दो ग्रुप्स है मेरे पास, so what we can do is 14 days per group, 14 into 2 इधर 28 days, 14 into 2 यहाँ पे 28 days, okay, then again 14 into 2 28 days, okay, so ये 84 days का कुछ प्लान बन जाता है. और else what we can do is ये 28 days हो गए, ठीक है, और पर सब्जेक्ट फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी के 10 दिन में दे सकता हूँ, 10 days पर सब्जेक्ट, 10 into 4 40, और रिमेनिंग कुछ बचेगा अपने पास, दैट इज 4 into 3 12 days, ठीक है. सो ऐसे करके अपने 108 डेज हो जाएंगे, दैट इज 28 + 28 + 40 + 12, 108 डेज हो जाएगा. ये ग्रुप 1 का हुआ. अगर कोई ग्रुप 2 पर्टिकुलरली प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी इसी यही प्लान जाएगा, ठीक है. अब प्लान में होता क्या है, प्लान तो हमारे बहुत बनते हैं बट वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है. अब प्लान में करना क्या है, ये जैसे हमने सब्जेक्ट वाइज तो प्रिपेयर कर लिया, ठीक है. अब सुनो स्टडी स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो होती है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ प्लान फॉर 16th August, ओके, जैसे FR प्लस ऑडिट का प्लान है मेरा. अब ये समझो, मान लो 16th July से मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. 16 जुलाई से ये प्लान स्टार्ट हो रहा है और ये एंड कब होने वाला है, 16 जुलाई से स्टार्ट होगा, इट विल एंड अराउंड ऑन 29th July. अब ये 16 जुलाई से 29 जुलाई का प्लान क्या बता रहा है कि भाई तेरे को FR एंड ऑडिट पढ़ने का है, बट इसके बीच में मेरे को क्या कैसे पढ़ना है ना, उसका मेरे को एक अलग से प्लान बनाना पड़ेगा. जैसे FR के अंदर है तो FR के अंदर आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट माय इंडेस, कि भाई मैं असेट बेस पे AS आज करूंगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे AS मैं आज कर लूंगा. देन उसके बाद जो मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमालगमेशन, ये सबके जो AS है वो मैं आज करूंगा, ठीक है. ऑडिट के अंदर है तो भाई आज का दिन जो है वो मैं प्रोफेशनल एथिक्स को देने वाला हूँ, आज का दिन जो है वो मैं कारों को देने वाला हूँ, आज का दिन जो है वो मैं कंपनीज एक्ट को देने वाला हूँ, ठीक है. आज का दिन जो है वो मैं ऐसे को देऊंगा, ठीक है. ये 2 दिन तक मैं भाई जनरल जो दूसरी सब ऑडिट्स है वो ऑडिट्स करूंगा. तो ऐसे अगर आप प्लान करोगे तो ये वर्कआउट करेगा. अगर आपने सिर्फ ये प्लान बना के रखा हुआ है कि 16 जुलाई से लेके 29 जुलाई के अंदर सिर्फ FR एंड ऑडिट करने का है, तो इट विल नेवर वर्क. तो मैं उस प्लान को भी टुकड़े में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. स्मॉल पार्ट्स बनाने पड़ेंगे उस प्लान के, तब जाके ये वर्कआउट होगा, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, प्रोकास्टिनेशन, ओके. मतलब क्या, डिले करते जाओ. अभी आज नहीं हुआ, ठीक है, आज असेट बेस का मैंने सोचा था कि आज मैं कर लूंगा, आज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, चलना कल कर लूंगा. आज नहीं हो रहा है, ठीक है, कल कर लूंगा. नहीं हो रहा है, कल कर लूंगा. अरे कल कब आएगा, पर वो कल एक दिन आ जाएगा यार, अटेम्प्ट खड़ा हो जाएगा अपने सिर के ऊपर, ठीक है. ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है. मल्टीपल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मल्टीपल फेलियर्स इसी रीजन की वजह से होता है. या तो स्ट्रेटेजी प्रॉपर फॉलो नहीं होती है, और या तो फिर फॉलो करने जाते हो तो ये सब तकलीफ हो जाती है. नाउ द सेकंड थिंग इज, सी, तुम कितना दिन में स्टडी करते हो, कितने आवर्स का स्टडी रहता है तुम्हारा, इट डजंट मैटर. मतलब उसको तुम क्या बोलोगे मालूम है, वो रीड बोलते हो तुम. रीड से मैटर नहीं करता यार, कितना रिटेन करते हो वो मैटर करता है. तुमको यार CA के बंदे हो यार, कंपनी कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो तुम लोग कंपनी का टर्नओवर देख के डिसाइड नहीं करते हो, कंपनी का प्रॉफिट कितना है ना वो देख के डिसाइड होता है. तो जो तुमने रीड किया वो तो तुम्हारा टर्नओवर है यार, जो रीड किया वो तो टर्नओवर है, जो रिटेन किया वो प्रॉफिट है. रिटेन की हुई चीजें काम आने वाली है, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लान, ठीक है. ये प्लान का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी करने के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, बट स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, ठीक है. ये हर दिन को आपको टुकड़ों टुकड़ों में बांटना पड़ेगा कि मैं कौन से दिन पे कौन सा प्लान करने वाला हूँ, कौन से दिन पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है. जैसे मान लो आपने कोई सब्जेक्ट उठा लिया, DT उठा लिया, ठीक है, DT आप कर रहे हो, तो DT के अंदर अभी आज मैंने सोच लिया कि आज मैं बिजनेस प्रोफेशन कर रहा हूँ, तो बिजनेस प्रोफेशन के साथ साथ बाद में मेरे लिए एक चीज हो जाती है कि मैं बिजनेस प्रोफेशन कर रहा हूँ, तो चलो ठीक है, उसके साथ साथ मैं मैट भी उठा लेता हूँ, उसके साथ साथ मैं AMT भी कर लेता हूँ, ठीक है. उसके साथ साथ मैं पार्टनरशिप फर्म की जो असेसमेंट होती है वो भी कर लेता हूँ. तो वो क्या है, वो सारा बिजनेस के साथ जा रहा है वो चैप्टर्स,
तो मुझे वो उसके साथ कर लेना चाहिए, वो बिजनेस के साथ जुड़ियों में जाएगा वो चैप्टर, तो मुझे कर लेना चाहिए। दिस इज वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऑडिट आज करने वाला हूँ, ठीक है, तो ऑडिट के अंदर भाई आज मैं प्रोफेशनल एथिक्स करूंगा, एक दिन प्रोफेशनल एथिक्स को दे दिया, एक दिन कंपनीज एक्ट को दे दिया, एक दिन एसए को दे दिया, ठीक है, फिर एक दिन दूसरे जो जनरल ऑडिट है उसको दे दिया, तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा सब कुछ। कौन बोलता है यार नहीं होता है, सब कुछ होता है, करने के लिए सब कुछ है, बट ओनली द थिंग इज दैट अपना एक आलसीपन होता है ना, उस आलसीपन को अपने को छोड़ना पड़ेगा। अगर आलसीपन को नहीं छोड़ा तो तकलीफ हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। 108 दिन है यार, 108 दिन के अंदर दुनिया पलट सकते हो तुम लोग, इतना कुछ है करने के लिए, ठीक है। एवरी डे अगर मैं बोलता हूँ, मतलब ये समझो ना, फॉर एग्जाम्पल ये अगर तुम बोलते हो एफआर के लिए अगर तुमने इतने जो डेज दिए हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ओके, तो 14 डेज बेटा अपने पास है। 14 डेज अगर अपने पास है, और अगर आप 8 घंटे भी दिन में अगर एफआर करते हो ना, 14 डेज, अरे यू कैन डू इट यार। 14 डेज 8 घंटे भी अगर किया तो 112 घंटे होते हैं। 112 नहीं, चल तू 90 घंटे पकड़, अगर 90 घंटे भी पकड़ता तो 90 घंटे के अंदर पूरा एफआर का सिलेबस लोग क्रैश कोर्स 90 घंटे में करवा देते, अपने को तो घर पे बैठ के स्टडी करने का है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। नाउ दूसरा एक क्वेश्चन रहता है कि थियरी के अंदर, तो थियरी को कैसे टैकल किया जाए, ठीक है, तो थियरी के लिए एक ही चीज है, थियरी में एक ही चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट, दूसरा लॉ, और एक थियरी सब्जेक्ट है आईडीटी, इसको भी थियरी मानो यार, इसके अंदर भी लिखना बहुत पड़ता है, प्रोविजंस वगैरह लिखना है, ठीक है। नंबर 1 राइटिंग प्रैक्टिस, अलॉट अलॉट, बहुत राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए इसके अंदर, ठीक है। नंबर 2 सेक्शन नंबर, section number in the sense what I can say is presentation. Number 3 identification of question. मैंने टाइम्स इट हैपेंस कि अपने को याद बहुत कुछ है, बट क्वेश्चन कौन सा पूछा और उसके उस क्वेश्चन के अंदर आंसर कौन सा फिट होगा यही नहीं समझ में आता। और ये कैसे पता चलेगा, ये इंप्रूव कैसे होगा, ये इंप्रूव एक ही चीज से होगा, दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अंदर क्या करना चाहिए, इसके अंदर ऑडिट, लॉ, आईडीटी, ये जो भी है इसके अंदर क्या करना चाहिए, आरटीपी है, सजेस्टेड आंसर्स है, मॉक टेस्ट पेपर है, जितने हो सके उतने करो, जितने हो सके उतने करो। पिछले 4 अटेम्प्ट ऐसा नहीं बोल रहा हूं, जितना हो सके उतना करो, उससे सिर्फ तुमको आइडिया मिलेगा कि आंसर रिप्रेजेंट कैसे करना है, आंसर लिखना कैसे। सी स्टडी ऐसे ही होता है, जैसे फर्स्ट टाइम पे अगर आप कर रहे हैं, सेकंड टाइम पे कर रहे हो एंड देन थर्ड टाइम पे, ठीक है, तो व्हेन यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे तुमको क्या करना चाहिए, सिर्फ क्लास नोट्स करने की है। अब ये फर्स्ट टाइम पे जब मैं कर रहा हूँ, क्लास नोट्स के अंदर भी कर रहा हूँ, तो क्लास नोट के अंदर मान लो 50 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस बाद में मेरे सेकंड रिवीजन के अंदर 50 नहीं करने मेरे को, उस 50 में से हार्डली मैं कोई 20 क्वेश्चन करूंगा या तो 30 क्वेश्चन करूंगा। क्यों, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम करने जाऊंगा ना, तो फर्स्ट टाइम के अंदर ही क्वेश्चन की लिस्ट तैयार कर लूंगा, मेरे को नेक्स्ट टाइम जब मैं ये चैप्टर उठाऊं तो ये क्वेश्चन करने। फिर उसके बाद जब मैं थर्ड टाइम पे जाऊंगा या तो सेकंड टाइम पे जब मैं हूं, तो सेकंड टाइम के ऊपर वो क्लास नोट के जो क्वेश्चन है वो तो करना ही है, प्लस स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का इग्नोर नहीं करने का। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इज मस्ट, डैम इट, यू आर गिविंग एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूट, एंड तुम अगर इंस्टीट्यूट का ही स्टडी मटेरियल अगर आप क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो ये क्या हो गया मतलब, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल इज मस्ट। इन द नेक्स्ट जब थर्ड टाइम पे जाओगे, तो थर्ड टाइम के अंदर क्या करना है, थर्ड टाइम के अंदर आरटीपी हो गया, सजेस्टेड आंसर्स हो गया, मॉक हो गया, ठीक है, एंड एटलीस्ट राइट 3 टेस्ट, फुल टेस्ट ऑफ अ सिलेबस, फुल टेस्ट ऑफ अ सिलेबस। किसी ऑनलाइन लेक्चर्स की टेस्ट लो ना लो कोई फर्क नहीं है यार, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स है, पिछले साल के पेपर्स पड़े हुए, वो पेपर्स निकालो, उस पेपर की एग्जाम दो, घर पे एवेल्युएट करो, मैं लिख पा रहा हूँ नहीं लिख पा रहा हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ो, वो क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में के अंदर एक सिनारियो बनाओ कि मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर लिख पा रहा हूँ तो ठीक है यार, मतलब पोजीशन बन चुकी है एग्जाम के अंदर लिखने की, ठीक है। सो दिस इज वन वे। देन
द नेक्स्ट थिंग, द डे ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दिन पे क्या करना है, वो 15 मिनट जो मिलते हैं ना, वो 15 मिनट ही तुमको डिसाइड कर देते हैं। वो 15 मिनट तुमको बता देता है तुम्हारा रिजल्ट क्या है। 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर तुमको पता चल जाता है। ठीक है, वो 15 मिनट में तुम्हें क्वेश्चन डिसाइड करना है, कौन सा क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एंड कौन सा क्वेश्चन यू आर गोइंग टू लीव। ठीक है, तुमको लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा है या तो इस क्वेश्चन को लिखने के अंदर मुझे टाइम बहुत ज्यादा जाने वाला है, ठीक है, फॉर अ टाइम बिंग लीव इट, उसको अभी छोड़ दे, पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर ले। ठीक है, सी एक फंडा है, अगर तुम 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करेगा तो भी वो तुमको 40, 50, 60, 70, 100 आउट ऑफ 100 नहीं आने वाला है। और अगर 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया, अभी 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है बट एकदम ढीला ढीला पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, बट मैंने 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया है, बट वो पेपर एकदम श्योर हूं कि जितना लिख के आया ना उतना सब परफेक्ट है, डेफिनेटली मेरे को 65 से 70 के बीच में मार्क्स आएगा ही आएगा। 65 to 70 के बीच में मेरे को मार्क्स आने ही वाला है, वो मार्क्स लाने से मेरे को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो दिस इज द केस। वो 15 मिनट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है, देन प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल्स है, एसएफएम हो गया, एफआर हो गया, डीटी है, ठीक है, कॉस्टिंग है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने सॉल्व कर सको उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये भी क्वेश्चन के अंदर डू नॉट डू दी ऑडिट, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऑडिट मत करो, उस क्वेश्चन को हाथ से लिखो, वो पता चलेगा, जब लिखोगे तो समझ में आएगा कि क्या लिखने जा रहे हो, तब समझ में आता है कि मेरे को यहाँ पे क्या लिखना था, सेक्शन 139(4) लिखना था कि सेक्शन 139(5) लिखना था, तब जाके समझ में आता है। जब लिखने बैठते तभी मेरे को इंडेक्स 101 की बात करनी की इंडेक्स 110 का बात करना है, वो मेरे को अगर समझ में नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा यार। ठीक है, लिखो 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 लिखो। ठीक है, सेकेंड टाइम पे ठीक है तुम ऑडिट कर रहे हो चलेगा, बट आई मस्ट से सी थियरी पेपर के अंदर एक तो राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह रखो, प्रैक्टिकल पेपर के अंदर भी पहली बार जब कर रहे हो तो पूरा का पूरा सम सॉल्व करो। ठीक है, तुम्हें कोई ऐसा चैप्टर है जो चैप्टर बहुत इजी लगता है वो ठीक है, वो जाने दो, जिसके अंदर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है उसको बार बार मत करो। ठीक है, बट जो नहीं आता है उसको करो। ये सीए का एग्जाम है, तुम्हें खुद को नहीं पता है सिलेबस कौन सा किधर से वो क्या पूछने वाले। ठीक है, बट एक चीज है कि बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन में 3 अटेम्प्ट लगाने से अच्छा है घर पे 3 अटेम्प्ट बैठो, दोनों में डिफरेंस है। एग्जामिनेशन में 3 अटेम्प्ट लगाना मतलब मई नवंबर खेलते रहो। घर पे 3 अटेम्प्ट का मतलब होता है 3 पेपर घर पे सॉल्व करो। ये 3 पेपर घर पे सॉल्व करोगे डेफिनेटली, इधर जिस दिन एग्जामिनेशन का डे होगा, जिस दिन जजमेंटल डे है, ठीक है, उस दिन तुम्हारा पेपर बहुत जबरदस्त जाएगा, बिलीव मी। ठीक है, ये मेन चीज है। ठीक है, सो अगेन बैक टू दिस, वर्क ऑन इट, डेली बेसिस का टाइम टेबल प्रिपेयर करो, डेली बेसिस पे। ठीक है, पायलट स्टडी बोलते हैं उसको, पायलट स्टडी, स्मॉल पार्ट को स्टडी करना होता है। ठीक है, और ये जब आप टाइम टेबल बनाओ ना, तो टाइम टेबल कैसे बनाने का पता है, मतलब सी एक ऐसी चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग अ डीटी, मैं डीटी का एग्जांपल लेता हूँ, आप डीटी कर रहे हो मान लो, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आपका चल रहा है। अब मैंने बनाया यहाँ पे ऐसा कुछ है, मैं पहले बिजनेस प्रोफेशन करेगा, पीजीबीपी करूंगा, फिर उसके बाद मैट करूंगा, फिर उसके बाद एएमटी करूंगा, फिर पार्टनरशिप फॉर्म करूंगा, ठीक है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी करूंगा, ठीक है, फिर असेसमेंट प्रोसीजर पे चला जाऊंगा मैं, ठीक है, फिर अपील्स एंड रिवीजन करूंगा। ऐसा मैंने ये टाइम टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये मेरा टाइम टेबल चल रहा है, मानो मेरा पीजीबीपी खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा, इसको कट करूंगा, मैट खत्म हो गया, मैं इसको कट करूंगा, एएमटी खत्म हो गया, कट करूंगा। ये अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन देता है, यार कितना कुछ मैंने खत्म कर दिया, बस अभी इतना ही बाकी है, बस अभी इतना ही बाकी है, अरे ये तो हो जाएगा यार। ये एक चीज होता है स्टडी करने का, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो इन दिस पैटर्न यू हैव टू स्टडी। सी पढ़ने को तो सबको आता है,
स्टडी तो सबको करने आती है, बट एक पाथ नहीं मिलता, तो वो पाथ ही सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे स्टडी करनी चाहिए, क्या स्टडी करना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट जो पैटर्न बताया ये दोनों ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, जो दो बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हैं उनके लिए। जो सिर्फ सेकेंड ग्रुप अपीयर कर रहे हैं उनके लिए ये फंड है कि फर्स्ट टाइम रिवीजन, सेकेंड टाइम रिवीजन, थर्ड टाइम रिवीजन, फोर्थ टाइम रिवीजन, यहाँ पे 4 बार रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये जो 2 बार है, मतलब ये जो थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम जो है, यहाँ पे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले रहे हो फॉर 10 days एंड इधर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप ले रहे हो फॉर 4 days, 4 सब्जेक्ट फॉर 3 days, ओके। पर सब्जेक्ट यू आर टेकिंग 3 days, आराम से होता है, आराम से होता है। बट एक चीज है, इग्नोर मत करो, आरटीपी को इग्नोर मत करो, सजेस्टेड आंसर्स है उसको इग्नोर मत करो, मॉक टेस्ट पेपर है उसको इग्नोर मत करो, जितना हो सके उतना इसको स्टडी करो। इंस्टीट्यूट के मटेरियल को स्टडी करो, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर देखो वो आंसर कैसे चाहते हैं, ठीक है। हो सके उतना प्रोविजन लिखने का ट्राई करो, प्रोविजंस लिखोगे मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, रॉन्ग प्रोविजन अगर है, तुमको प्रोविजन ही नहीं पता है, तो डू नॉट राइट द प्रोविजन, बट एट द सीए फाइनल लेवल दे एक्सपेक्ट कि आप प्रोविजन लिखो, चाहे वो लॉ का पेपर हो, चाहे वो ऑडिट का पेपर हो, चाहे वो डीटी का पेपर हो, चाहे वो आईडीटी का पेपर हो, चाहे वो एफआर का पेपर हो, ठीक है। व्हेन यू आर राइटिंग, प्लीज मेंशन द इंड एस नंबर, प्लीज मेंशन द सेक्शन नंबर, प्लीज मेंशन द चैप्टर नेम, ओके। कि कंपनीज एक्ट के कौन से चैप्टर के अंदर ऑडिट एंड ऑडिटर्स का बात किया हुआ है, कंपनीज एक्ट के कौन से चैप्टर के अंदर डायरेक्टर का बात किया हुआ है, कौन सा सेक्शन इसके बारे में बोलता है, वो चीजें लिखोगे, पेपर का प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, मार्क्स अपने आप इंप्रूव होगा। मार्क्स नहीं आते लॉ एंड ऑडिट के अंदर, या तो डीटी के अंदर मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते, उसका रीजन यही होता है, डीटी एक तो पहले से ही बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं एफआर एंड डीटी का सिलेबस तो दोनों कंपेरेबल है, ठीक है, दोनों ही सिलेबस बड़े बड़े, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स को कैसे स्टडी किया जा सकता है, ये सब्जेक्ट को ऐसे ही स्टडी किया जा सकता है, इसमें पायलट स्टडी हो सकता है। मतलब मैं सोचूं कि 10 दिन के लिए मैं एफआर लेने वाला हूं, तो पर वो 10 दिन को मेरे को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा कि मैं पहले दिन पे कितना टॉपिक लूंगा, सेकंड डे पे कितना टॉपिक लूंगा, थर्ड डे पे कितना टॉपिक लूंगा, फोर्थ डे पे कितना टॉपिक लूंगा, वैसे मुझे करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तो नहीं होगा यार, okay, are you understanding this? So this is the important thing which we have to do, डिले मत करो, डिले मत करो, ठीक है। और जितना हो सके उतना, मतलब मैं बोलूंगा जितना हो सके उतना सोशल मीडिया के ऊपर कम एक्टिव रहो। सी एट द एंड ऑफ द डे एक चीज बोलता हूँ कि अगर तुमने पूरे मतलब समझो 5 महीना आपने स्टडी किया, ठीक है, 5 महीने के लिए आपने स्टडी किया या 4 महीने के लिए स्टडी किया, मैं अगर तुमको 2 दिन पहले मैं अगर तुम्हें कोई रिवीजन चार्ट भेजता हूँ और तुम उसको ओपन करके स्टडी करने बैठ जाते हो ना, ठीक है, तो तुमने पिछले दिनों में जितनी भी मेहनत की ना, वो पूरी की पूरी मेहनत पानी में फेर जाती है। डू नॉट चेंज द बुक्स, डू नॉट चेंज द नोट्स। एक नोट्स पे से दूसरे नोट्स पे शिफ्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, ठीक है। कोई फ्रेंड बोलता है तू ये नोट्स कर रहा है, चले काम कर इसमें से करते हैं, ये छोटी नोट्स है, ये इसमें से फटाफट हो जाएगा, ये समरी चार्ट से ये है वो है। अरे छोड़ो यार, जो पहले से पढ़ रहे थे उसको पढ़ो, उसको कंटिन्यू करो, उसकी प्रैक्टिस है तुम्हें, तुम्हारे दिमाग ने उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ी हुई है, तुम्हारे दिमाग को आदत है कि ये लाइन के बाद ये आएगा, ये लाइन के बाद ये आएगा, ये लाइन के बाद ये आएगा, वो पढ़ने की आदत है उस दिमाग को, तो उस दिमाग को नया स्ट्रेस मत दो, नोट्स चेंज मत करो बार बार, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आप ऑडिट एंड लॉ को रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, ऑडिट हो गया या तो लॉ हो गया, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट को अगर रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, मान लो फ्री बैठे हो, ठीक है, फ्री बैठे हो, तो उसके अंदर क्या करो, जैसे ऑडिट का कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर या तो प्रोफेशनल एथिक्स है, अब प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज याद नहीं होते, ठीक है, तो उस क्लॉज को याद कैसे रखें। एक काम करो, जब प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ने बैठते हो ना, तो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करके बैठ जाओ
और उस प्रोफेशनल एथिक्स के जितने भी क्लॉजेज है ना, वो सारे के सारे क्लॉजेज एक बार रिपीट कर लो और इसको रिकॉर्ड करके बैठ जाओ। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक बार वो अपना खुद का गाना सुन लो। अपने लिए वही गाना इंपॉर्टेंट है यार, वही पास करवा के देने वाला है। अपना खुद का गाना वो एक बार सुन लो, हो गया, तुम्हारी मेडिसिन तैयार है, पास हो जाओगे। क्लॉज तुम लिखना नहीं चाहोगे ना तो भी दिमाग बोलेगा वे लिख इधर क्लॉज, अपने को याद है, पार्टिसिपेट करेगा दिमाग उसके अंदर। ऐसे स्टडी करो, ऐसे स्टडी करोगे यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। ठीक है, आई एम अगेन टेलिंग यू, प्लीज 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 डू नॉट इग्नोर द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, डू नॉट इग्नोर इट। सजेस्टेड आंसर्स हो गया, आरटीपी हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किए हुए हैं वो हो गए, वो सारे के सारे चीजों को प्लीज इग्नोर मत करो। ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच आई जस्ट वांट टू कन्वे यू। ठीक है, मैं सिर्फ यही चीज बोलने आया था कि ये प्लानिंग कैसे करनी है। ठीक है, इसमें प्लानिंग कैसे जानी चाहिए और कैसे स्टडी करना चाहिए। बहुत सारे जन कभी कभी मैसेज करके पूछते रहते हैं, डाउट पूछते रहते हैं कि सर ऐसा कैसे करे, क्या करे। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज बनाया हुआ है, ये प्लान बनाया हुआ है। ठीक है, यू कैन स्विच द सब्जेक्ट्स का ग्रुप, तुम सब्जेक्ट के ग्रुप को इधर उधर कर सकते हो, सब्जेक्ट इधर उधर कर सकते हो, बट एक चीज है, दिन को उधर उधर मत करना। ठीक है, अगर मैंने 14 डेज दिए हुए तो कुछ सोच समझ के दिए हुए। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को खत्म करने में कितना टाइम लगता है वो एक प्रोफेसर को ही पता होता है। ठीक है, तो वो तो प्रोफेसर को पढ़ाने के लिए वो टाइम लग रहा है, बट आप जब पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें उतना टाइम नहीं लगने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये टाइम टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज उसके हिसाब से ही स्टडी करना। तुम ग्रुप इधर उधर करो, ठीक है, चलेगा, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपन कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग, ठीक है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। अगर कुछ भी तकलीफ है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और यू कैन रीच मी एट इंस्टाग्राम ऑल्सो। ठीक है, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ठीक है, द डिटेल्स आर गिवन बिलो। ओके, यूट्यूब लिंक के अंदर जो है, वीडियो के अंदर नीचे देखो डिटेल्स दी हुई है, यू कैन टच विथ मी इन दिस केस। ठीक है, ओके, डू वेल, प्रिपेयर वेल, छा जाओ यार, पास हो जाओ। ठीक है, बाय।